नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिव्या देशपांडे, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं वह विषय है महाकवि भास विरचित स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटक। यह स्वप्नवासव दत्तम नाटक स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र में इकाई 1 एवं इकाई 2 में निर्धारित पाठ्यक्रम है। सर्वप्रथम स्वप्नवासव दत्तम पर चर्चा करने से पूर्व हमें इस जो नाटक है उसके नाटककार महाकवि भास के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए। संस्कृत नाट्य परंपरा में महाकवि भास को प्रथम नाट्यकार माना गया है और परवर्ती अनेक जो महाकवि हैं उन्होंने बड़े ही आदर से अपने ग्रंथों में भास के नाम का उल्लेख किया है, फिर वे कालिदास हों, बाण हो या राजशेखर हों। यदि हम भास के जीवन वृत्त के विषय में चर्चा करें तो भास के जीवन वृत्त के विषय में उनके नाटक सर्वथा मौन हैं, क्योंकि भास ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में कहीं पर भी अपने नाम का तक उल्लेख नहीं किया। जब कभी भी हम किसी भी कवि के जीवन वृत्त के विषय में चर्चा करते हैं तो उस समय 3 स्थितियां होती हैं। पहली बात तो यह कि स्वयं कवि ने अपना और अपनी वंशावली का परिचय अपने ग्रंथ में दिया हो। दूसरी स्थिति में कवि ने अपने ग्रंथ में स्वयं का या अपनी वंशावली का परिचय दिया नहीं है, किंतु अन्य नाटककारों ने, अन्य गद्य काव्यकारों ने या अन्य जो महाकवि हैं उन्होंने उस कवि का अपने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। या तीसरी स्थिति में समीक्षक या आलोचक उस कवि के नाटक को, उस कवि के ग्रंथ को पढ़कर उसके जीवन वृत्त के विषय में अपना मत प्रस्तुत करते हैं। महाकवि भास के जीवन वृत्त के विषय में यद्यपि उनके नाटक मौन हैं, तथापि परवर्ती जितने भी कवि हुए उन्होंने ससम्मान अपने अपने ग्रंथों में भास का उल्लेख किया है, जिसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक अपने नाटक में भास का उल्लेख करते हुए लिखा है, प्रथित यशसाम भास सौमिल्लक विपुत्रादीनाम प्रबंधान अतिक्रम्य। इसी तरीके से महाकवि बाण ने भी हर्षचरितम नामक आख्यायिका में ससम्मान भास का उल्लेख किया है। सूत्राधार कृतारंभे नाटकैर्बहुभूमिकैः सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव। आचार्य दंडी ने अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में भास का उल्लेख किया। साथ ही साथ उन्होंने काव्यादर्श में भी भास को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त आचार्य भामह, आचार्य वामन, आचार्य भोज और अभिनव गुप्त आदि आचार्यों ने भी भास का ससम्मान नामोल्लेख किया है। जल्हण की सूक्ति मुक्तावली में संग्रहित जो आचार्य राजशेखर के पद्य हैं उसमें बताया गया है कि भास जो थे वो जाति से धावक थे और उन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है और राजा हर्ष की जो राजसभा थी उसमें उन्हें सम्मान प्राप्त था। यद्यपि भास के विषय में बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती हैं, बहुत सारी किंवदंतियां प्राप्त होती हैं, फिर भी उनके जीवन के विषय में प्रामाणिक रूप से बहुत कुछ कहना अत्यंत कठिन है। केवल जो प्रमाण उनके ग्रंथों को पढ़कर प्राप्त होते हैं या जो परवर्ती ग्रंथकार हैं उन्होंने जो उल्लेख किए हैं उसके आधार पर भास के जीवन वृत्त के विषय में बताया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भास के स्थिति काल की। भास के काल निर्धारण के विषय में भी बहुत सारे मतभेद हैं और इस संबंध में जो मुख्य मत हैं वो संक्षिप्त में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम A.B. कीथ महोदय का मत लेते हैं
जिन्होंने भास पर अध्ययन किया है, और उनके अनुसार भास का समय 300 ईस्वी के लगभग का था। और इस संबंध में बहुत सारे तर्क कीट महोदय ने दिए हैं, और इन तर्कों में ये है कि भास कालिदास से पूर्ववर्ती थे, क्योंकि कालिदास ने भास का, जैसा कि मैंने बताया, मालविकाग्निमित्रम में उल्लेख किया है। और कीट महोदय ये मानते हैं कि कालिदास का समय 400 ईस्वी का है, इसीलिए भास का समय 300 ईस्वी के आसपास का होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो भास के नाटकों के प्राकृत हैं वो अश्वघोष से भी प्राचीन हैं, तो इसीलिए भास अश्वघोष के भी पूर्ववर्ती हैं। प्रोफेसर रामजी उपाध्याय जो हैं उन्होंने भी इस मत का समर्थन किया, और उनके अनुसार भास का जो प्रतिमा नाटक है उसमें जिस मंदिर में स्वर्गीय नरेशों की मूर्तियां लगाने का उल्लेख आता है, ये जो परंपरा है वह वस्तुतः कुषाण काल के पश्चात की परंपरा है। और इस मत की अवधारणा के आधार पे चूँकि कालिदास का समय 4वीं-5वीं शताब्दी का कुछ विद्वान मानते हैं, और और भास को कालिदास का पूर्ववर्ती मानते हैं, इसलिए कहा कि कालिदास का समय 4वीं-5वीं शताब्दी है, तो भास का समय 300 ईस्वी का होना चाहिए। लेकिन अनेक विद्वानों का ये मत हमें प्राप्त होता है कि भास के जो परवर्ती कालिदास हैं उनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। चूँकि कालिदास के विषय में भी, उनके स्थिति काल के विषय में भी काफ़ी सारे मतभेद हैं, उन्होंने भी कहीं पर भी अपने जीवन वृत्त को अपने ग्रंथ में उल्लेखित नहीं किया, पर अधिकांश विद्वानों का जब यह मत आता है कि भास प्रथम शताब्दी मैं माफ़ी चाहूँगी, कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, तो निश्चित तौर पर भास को 300 ईस्वी का मानने में कुछ मतभेद यहाँ पर स्थापित होते हैं। एक हम दूसरा मत लेते हैं जो टी गणपति शास्त्री जी का है, और यह मत इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भास के नाटकों का जो प्रकाशन है ये टी गणपति शास्त्री जी के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए टी गणपति शास्त्री जी भास को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं, और महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, SD कुसालकर इस मत का समर्थन करते हैं। और इस संबंध में भी कई सारे जो तर्क हैं वो टी गणपति शास्त्री जी के द्वारा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य प्रमाण भी हैं जो भास के स्थिति काल के विषय में अपने अपने मतों को रखते हुए विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके आधार पर भास का समय लगभग 500 से 300 ईसा पूर्व के बीच में मानना प्रतीत होता है। अब हम भास के नाट्य कृतियों की बात करते हैं। भास ने अनेक नाटकों की रचना की। यह बात प्रमाणित है क्योंकि आचार्य राजशेखर ने एक पद्य में इस बात को लिखा है। भास नाटक चक्रे अपिच्छकेः क्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्नवासव दत्तस्य दाहको अभुन्न पावकः। 1912 से 1915 ईस्वी के बीच टी गणपति शास्त्री जी ने भास के 13 नाटक प्रकाशित करवाए, जिनको हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं उसकी विषय वस्तु के अनुसार। तो सर्वप्रथम आते हैं रामायण पर आधारित नाटक। इसमें 2 नाटक हैं भास के, एक तो प्रतिमा नाटक और दूसरा अभिषेक नाटक। इसके अतिरिक्त जो महाभारत पर आश्रित रूपक हैं भास के, उसमें 6 रूपक हैं। दूत काव्य, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, कर्णभार, उरुभंग और पंचरात्र। यदि हम लोक कथा पर आधारित रूपकों की बात करें तो स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण जो दोनों ही उदयन और वासव दत्ता की कथा पर आधारित है, अविमारक और दरिद्र चारुदत्त। इसके अतिरिक्त एक कृष्ण चरित्र पर आधारित जो रूपक है वह है बालचरित। आज हम चर्चा करेंगे भास के स्वप्नवासव दत्तम नाटक पर। स्वप्नवासव दत्तम भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है, और सभी आलोचकों ने एक ध्वनि मत से ये कहा है कि यह भास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। मैंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया कि राजशेखर ने भी इसे सर्वश्रेष्ठ बताते हुए ये कहा कि समीक्षकों द्वारा भास नाटक चक्र को आलोचना रूपी अग्नि में जब फेंका गया तो वहाँ पर भी अग्नि स्वप्नवासव दत्ता को नहीं जला पाई, अर्थात यह आलोचकों की कसौटी पर खरा उतरा। स्वप्नवासव दत्तम नाटक में 6 अंक हैं। इसका नायक है उदयन और नायिका है वासव दत्ता। इसके अतिरिक्त इसकी उपनायिका है
पद्मावती और इसका एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र है योगंधरायण, जो उदयन का मंत्री है। स्वप्न वासव दत्तम के नामकरण की सार्थकता पर यदि हम चर्चा करें तो स्वप्न वासव दत्तम वासव दत्ता और उदयन की प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित है, और इसका जो नामकरण है वह एक विशेष घटना पर नामकरण एक विशेष घटना के आधार पर किया गया है। पंचम अंक में रानी पद्मावती, जो उदयन की दूसरी पत्नी है, वह शिरोवेदना से पीड़ित हो जाती है। रानी पद्मावती के पास रानी वासवदत्ता योगंधरायण के द्वारा छद्म वेश में, अवंतिका के वेश में धरोहर के रूप में रखी गई है। उसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्र ग्रह में शिरोवेदना से त्रस्त होकर रानी पद्मावती विश्राम कर रही है, और यही जो सूचना है वो उदयन को भी प्राप्त होती है। उदयन और वासवदत्ता दोनों ही शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने के लिए समुद्र ग्रह आते हैं। सर्वप्रथम उदयन पहुंचता है। पद्मावती समुद्र ग्रह में सोई हुई नहीं है। एक शैया को देखकर, जिस पर कोई भी लेटा नहीं है, उदयन उस पर लेट जाते हैं और उनको निद्रा आ जाती है। इतने में वहाँ वासवदत्ता पहुँचती हैं। वहाँ पर किसी और को ना देखकर और निद्रा में लिप्त उदयन को देखकर वो कुछ समय के लिए उदयन के पास बैठ जाती हैं। उदयन निद्रा में वासवदत्ता से स्वप्न देखते हुए वार्तालाप करते हैं। उदयन का हाथ शैया से गिर जाने पर वासवदत्ता उसे उठाकर रखती हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हुए उदयन के, निद्रामग्न उदयन के, और स्पर्श से अचानक उदयन को जाग आ जाता है और वासवदत्ता तत्क्षण वहाँ से चली जाती है। इस समय उदयन को यह आभास हो जाता है कि संभवतः वासवदत्ता जीवित है, और वह इस बात की चर्चा विदूषक से करता है। चूंकि यह घटना इस नाटक की प्रमुख घटना है और तत्पश्चात उदयन को राज्य की प्राप्ति, वासवदत्ता की पहचान और वासवदत्ता और उदयन का मिलन, यह फल जो है नायक को प्राप्त होता है, इसीलिए इस प्रमुख घटना के आधार पर इस नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम किया गया है। कथा वस्तु की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्रथम अंक में योगंधरायण राजकुमारी पद्मावती के पास, जो वर्तमान में अविवाहित है, अपनी भगिनी अवंतिका, जो वस्तुतः वासवदत्ता है, उसे धरोहर के रूप में छोड़ देता है। बाद में यह पता चलता है कि लावाणक ग्राम में वासवदत्ता जलकर मर गई है। वस्तुतः यह घटना झूठी होती है, जिसे योगंधरायण के द्वारा विधिवत योजनाबद्ध तरीके से फैलाया गया होता है, और राजा काफ़ी विलाप करते हैं। बाद में पद्मावती और राजा का विवाह होता है। महारानी पद्मावती के साथ वासवदत्ता उनके साथ घर आती हैं। पद्मावती की सखी के रूप में अवंतिका जो है अर्थात वासवदत्ता है वो रहती है। राजनीतिक योजना के अनुसार वासवदत्ता और उदयन का मेल होता है। उदयन को राज्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ में जो नाटक है उसका अंत होता है। यह जो नाटक है, यह नाटक 6 अंकों का है, और नाटक का जो कथानक है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से विन्यास किया गया है। नाटक जो है वो कौतुकीय और नाटकीय तत्वों से परिपूर्ण है। जो नाटकों के जो पात्र हैं उनका चरित्र बड़ा ही सुनियोजित और संगठित है। उदयन को एक आदर्श प्रेमी के रूप में स्थापित किया गया है। वासवदत्ता में आदर्श नारी के समस्त चरित्रों को स्थापित किया गया है। पद्मावती का भी व्यवहार कुशलता और उसका जो त्याग और स्नेह है वह अनुकरणीय है, और साथ ही साथ में योगंधरायण की जो सेवा भक्ति है और साथ ही साथ में उसकी जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रणाली है उसको भी बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रांकित किया गया है। नाटक का मुख्य रस श्रृंगार रस और श्रृंगार के दोनों पक्ष, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, उसका औचित्यपूर्ण वर्णन किया गया है और बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से उसको अभिव्यंजित किया गया है। शास्त्रीय दृष्टि से ये नाटक बहुत ही सफल है। इसमें 5 संधियां हैं। वत्सराज उदयन जो इसका नाटक है उसे अंत में अंततः फल की प्राप्ति होती है, और अभिनेयता की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो नाटक बड़ा परिपूर्ण है, सुगम है, साधारण है और बड़ी सरलता पूर्वक इसका अभिनय किया जा सकता है।
हमने स्वयं जब हम बीए स्नातक तृतीय वर्ष के जब हम छात्र थे, उस समय हमने स्वयं इसको मंच पर अभिनीत किया है और मैंने उसमें योगेंद्र का पात्र मैंने अभिनीत किया था और ये बहुत ही सुंदर ढंग से अभिनय है। इस बात को मैं बहुत अच्छे ढंग से जान सकती हूँ। इसमें कथा के सरस अंशों का बहुत विस्तार किया गया है और जो जितने भी नीरस अंश हैं उसको विष्कम्भक के माध्यम से प्रवेशक आदि आदि जो सूचक हैं उनका सांकेतिक वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही साथ में यदि हम भाषा की बात करें, यदि स्वप्नवासवदत्तम नाटक की भाषा की बात करें तो जो भाषा है वो सरस है, सुगम है और बहुत ही आराम से वह समझी जा सकती है, लेकिन फिर भी उसके साथ ही साथ में भाषा में प्रवाह है, कथा में गद्यात्मकता है और जो प्रस्तुति है वो बहुत ही सुंदर होने के कारण यह नाटक उत्कृष्ट है और लोकप्रिय भी है। और भास की यह प्रसिद्धि को और भास की जो प्रतिभा है उसको यह अद्वितीय रूप से पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने रखता है। तो यह जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक है यह निश्चित तौर पर भास की एक श्रेष्ठ कृति है, यह हम कह सकते हैं। धन्यवाद।